मैं हूं आज आपके साथ डॉक्टर सुजाता मित्तल, यूट्यूब चैनल जीवन दिशा में फिर से एक बार। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में यूट्यूब पर या इंटरनेट पर बहुत कम जानकारी आपको मिलेगी। कोई भी ऑपरेशन हो वो सक्सेसफुल कैसे हो। सब यही ही सोचते हैं कि ऑपरेशन का जो सक्सेस है वो डॉक्टर और हॉस्पिटल के ऊपर है, उसका उनका श्रेय है। नहीं, इसका श्रेय आपके ऊपर भी जाता है कि आप कैसे हैं, आपका बॉडी कैसा है, आपने अपने ऑपरेशन के लिए क्या तैयारी कर रखी है। तो मैं आज यही डिस्कस आप लोगों के साथ करूंगी कि पेशेंट्स की जिम्मेदारी क्या है ऑपरेशन से पहले, उसके बारे में। डॉक्टर अच्छा होना, उसका एक्सपीरियंस होना, हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज़, ओटी होना, इंस्ट्रूमेंट्स होना, एनेस्थेटिस्ट होना, वो तो है ही इम्पॉर्टेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आउटकम ऑपरेशन का बहुत कुछ, क्योंकि ये आपका बॉडी है। आपने अपने बॉडी के अंदर के साथ क्या क्या खिलवाड़ कर रखे हैं। अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या अल्कोहल ले रहे, स्मोकिंग है, तो आप एक इंक्रीज रिस्क के साथ आपको इंक्रीज रिस्क है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी, या पहले आपकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। तो मेरी सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट हिदायत ये है कि जो भी प्लान्ड सर्जरीज हैं उनमें हड़बड़ी ना करें, उसमें थोड़ा टाइम लें, 4-5 दिन का, 1 हफ्ते का। मतलब अगर कोई इट्स नॉट एन इमरजेंसी तो आप 1 हफ्ते का टाइम लेकर अपना सारा काम करें, जो कि मैं अब आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो 1 हफ्ते के टाइम में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप कि खाना कम खाएं और फ्रूट्स ज़्यादा खाएं। खाना कम खाने से मेरा मतलब है आप भूखे नहीं रहें, और भूखे थोड़ा बहुत रहते भी हैं तो वो ठीक है, इससे आपके शरीर की गंदगी निकल जाती है। पर कुक फूड बिल्कुल बहुत कम कर दें, और फ्रूट्स जूसेस वो ज़्यादा लें। प्रिजर्वेटिव्स वाले फ्रूट्स नहीं, फ्रेश फ्रूट जूसेस घर पर निकालें, और बासी खाना बिल्कुल भी ना खाएं। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लंग्स को प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि लंग्स जब भी मेजर सर्जरीज होती हैं तो एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इवन स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर भी आपके लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। ये हम सबको पता है कि एवरेज पर्सन की, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैक ऑफ एक्सरसाइजेज, जो है आजकल एवरेज पर्सन जो कि 25, 30, 40 की एज में, उसकी लंग की कैपेसिटी हार्डली 25 to 30 to 40% रह जाती है। ओल्ड एज में तो और भी कम हो जाती है। तो अगर आपके लंग्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे तो आपकी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होंगी। वेंटिलेटर पर जाने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस कम हो जाएंगे। तो वो कैसे करेंगे? अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो कैसे हैं। देखिए, ये सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ जो काम है वो ये है कि जैसे मैंने ये बैलून ले रखा है, इससे बड़े बैलून्स भी आते हैं। आप वो वाले बैलून्स लेके उनको आप जो है फुलाने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, देखिए मैं फुला रही हूँ आपके सामने, और देखिए उसमें चीक्स को कितना प्रेशर लगता है। देखिए इतना सा फुलाने में मेरे को इतना प्रेशर लगाना पड़ा, जबकि मैं रोज हठ योगा प्रैक्टिसेस और कुछ क्रिया करती हूँ। देखिए तो इतना सा फूला है, तो इसको आप फुलाएंगे तो देखेंगे आपके चीक्स में चीक मसल्स को भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। इससे आपकी झुर्रियाँ भी कम हो जाएंगी, चीक मसल्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे, और वेंटिलेटर या जब एनेस्थीसिया की मशीन की जब हम ट्यूब डालेंगे तो बाद में आपके गालों में दर्द नहीं होगा। तो लंग्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है इससे। इसको कम से कम दिन में 10 से 15, सुबह दोपहर शाम को 5 बार सुबह, 5 बार दोपहर को, 5 बार शाम को। ये सस्ता, सुंदर, टिकाऊ काम है। इससे बड़े बैलून्स भी आते हैं, वो आप बैलून्स लेके रखें, या फिर एक आती स्पायरोमेट्री, तो वो स्पायरोमेट्री मशीन भी आप कर सकते हैं, पर वो महंगी है, 500-700 रुपए की आती है, और 3 बॉल्स उसमें ऊपर करनी पड़ती हैं। और उसके बाद जब एक बार यूज़ हो जाती है तो आप उसको आपको थ्रो करना पड़ता है। क्यों हम प्लास्टिक अननेसेसरली जनरेट करें? तो ये जो बैलून है मुझे ठीक लगता है कि भाई ठीक है, और बैलून बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो घर में आपका वेस्ट भी नहीं होगा। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, हमारा देश जो है योगा का देश है, आपको पता है। यहाँ पर अनुलोम विलोम है, कपालभाति है। तो ये एक्सरसाइजेज, मतलब ये क्रियाएं भी आप डेली की डेली करना शुरू करें। तो इससे अनुलोम विलोम से ओम चैंटिंग इज वेरी गुड। और कपाल भारती स्लो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। स्लो से जाके पूरा एयर आपका फुल हो और फिर उसको आप निकालें। ऐसे कपालभाति थोड़ा मतलब
बहुत फास्ट वाला कपालभाति ना करें। तो ये तो हुई हमारी लंग के लिए एक्सरसाइजेज। इसके अलावा आप अपने बॉडी को फिट रखने की कोशिश करें। फिट रखने के मतलब है उसकी कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी बढ़ाएं। आप बॉडी को जितना ज़्यादा यूज़ करें। सीढ़ियाँ चढ़नी है तो सीढ़ियाँ, अगर आपका घर जो है सेकंड थर्ड फ्लोर पर है तो आप सीढ़ियों से जाने की ही एक हफ्ते में आदत बनाइए। लिफ्ट से जाने की आदत बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना आप बॉडी को यूज़ करेंगे तो उतना सेलुलर ऑक्सीजन और सेल्स को जो है प्रॉपर ऑक्सीजनेशन के अलावा न्यूट्रिशन मिलता है। तो वो आप करेंगे तो आपका आप ऑपरेशन में जल्दी निकलेंगे। ऑपरेशन के बाद अननेसेसरली आपको एंटीबायोटिक्स की कम जरूरत पड़ेगी, अननेसेसरली आईसीयू, स्पेशली मेजर सर्जरीज आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी डॉक्टर्स मिस भी कर देते हैं, वो है विटामिन B12 एंड विटामिन D3 चेकिंग। अगर आपके विटामिन B12 और विटामिन D3 बहुत कम है, स्पेशली जो विटामिन B12 है वो आई विल रिकमेंड कि सबके, मतलब बच्चों की बात छोड़ के एडल्ट्स में 25 to 70-80 जो एज है वहाँ तक आपके 500 to 600 रहने चाहिए। कोई जिनको कैंसर है और कैंसर की मेजर सर्जरी हो रही है, उनके विटामिन B12 जो है ऑलरेडी ऑलमोस्ट 900 तक चले जाने चाहिए। विटामिन D भी जो है कैंसर पेशेंट्स में हम थोड़ा हायर साइड में रखते हैं, और जो रूटीन पेशेंट्स हैं उनका भी थोड़ा सा मिडल में, जैसे कई लैब्स की जो है 30 के आसपास की लैब, तो 30 नहीं, हम चाहेंगे प्री ऑपरेटिवली आपके लेवल 40-50 तक मैनेज हो। तो विटामिन B12, विटामिन D3 जरूर चेक करवाएं अगर डॉक्टर ने आपके नहीं करवाए हैं, और अगर इनके आपके कम हैं तो ये ऑपरेशन से पहले इनके इंजेक्टेबल्स, ऑपरेशन से पहले आपको इंजेक्टेबल्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि सैशेट्स लें या टैबलेट्स लें वो टाइम लेंगी, विटामिन B12 के लिए भी और विटामिन D3 के लिए भी। देन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्स्टिपेशन, आपकी बॉडी में जितनी गंदगी है उसको आप निकाल के रखिए। इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला कि खाना कम खाएं, फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, फाइबर जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन आपके अंदर की गंदगी निकलेगी। देखिए वेजिटेबल्स जो है ना वो बॉडी बिल्डर्स हैं, और फ्रूट्स जो है वो बॉडी क्लींसर्स हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फ्रेश जूसेस और पानी खूब पिएं ताकि गंदगी निकले। इनफैक्ट मैं तो रिकमेंड करती हूँ कि 2-3 दिन आप ऑपरेशन से 2-3 दिन पहले लैक्सेटिव्स लें। वैसे भी जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपने देखा होगा कोई भी पेट का ऑपरेशन हो रहा होता है तो एनीमा जरूर लगाते हैं, एनीमा से, ताकि गंदगी सारी निकल जाए और ऑपरेशन के टाइम में आपका जो लैट्रिन का रास्ता है वो नीट एंड क्लीन रहे। स्पेशली अगर कोई बाउल सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें इंटेस्टाइन में कोई इंजरी हो जाए, लैट्रिन पूरी पेरिटोनियल कैविटी में फैल जाए। प्लस अगर आपको कोई और सर्जरी है पर इंटेस्टाइन बढ़ी तो बेहोशी के टाइम में सारा गंदा मतलब निकल सकती है, क्योंकि आपके सारे स्फिंक्टर्स वगैरह लूज हो जाते हैं। स्फिंक्टर्स आपके लूज हो जाते हैं तो लैट्रिन निकलने के चांसेस रहते हैं, और सारा फैलता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। देन अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कि आप सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अपने डॉक्टर को दें, कुछ भी नहीं छिपाएं। स्पेशली अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं, आपको पास्ट में कोई सर्जरी हुई है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, कोई और कॉम्प्लिकेशन आपको हुई है, आप भूल जाते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ें लिख के रखें। जब डॉक्टर के पास सर्जरी के लिए जाएं, आपकी सर्जरी प्लान होने से 4-5 दिन पहले आप डॉक्टर को सारा बताएं कि आपने आज तक मेजर प्रॉब्लम्स क्या हुई थी, आपको एलर्जीज क्या हैं। कई बार पेनिसिलिन से है, किसी को ओफ्लॉक्सासिलिन से है, किसी को सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन से है, किसी को एस्प्रिन से है। तो ये सारा आपको ज़रूर बताना है, एलर्जीज के बारे में बताना है, प्रीवियस ऑपरेशंस क्या हुए हैं, अगर आप HIV पॉजिटिव हैं तो वो बताइए, HbS-Ag पॉजिटिव है वो ज़रूर डॉक्टर को बताइए, आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस खा रहे हैं उनके बारे में बताइए, और कुछ टाइम के लिए आप आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस छोड़ दीजिए। अगर आप एस्प्रिन ले रहे हैं या ब्लड थिनर, ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए ले रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप डॉक्टर को दीजिए। डेंचर्स लगे हुए हैं, चश्मे का तो खैर दिख जाता है, पर कॉन्टैक्ट लेंसेज वगैरह है, प्रोस्थेसिस वगैरह है, ये सब जो है आप अपने डॉक्टर को डिटेल में बताइए विद ईयर। तो इसलिए बेटर रहता है कि जब आप ऑपरेशन प्लान करें तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप याद करके, और सारे पुराने कागज़ ना आप सबको हमेशा रखनी चाहिए, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हुई हैं डेट वाइज लगाते जाइए। हैप्पीजर्ड वे में डॉक्टर्स को बहुत प्रॉब्लम आती है इन सबको देखने के लिए। तो ये सारा लिखकर जब आपके जैसे गॉल स्टोन डायग्नोस हो गया तो उसके बाद डॉक्टर सर्जरी के लिए कहते हैं तो टेक सम टाइम, 4-5 दिन, क्योंकि इमरजेंसी नहीं है, सीवियर पेन हो रहा है तब तो आपको करना ही पड़ रहा है। तो इसीलिए इमरजेंसी में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं।
तो प्लान वे में आप थोड़ा टाइम लेकर पूरा हिस्ट्री अपने डॉक्टर को बताकर अपनी फैमिली को देखकर कि कैसे कन्वीनियंट है, एकदम नहीं कि चलिए जी सैटरडे करते हैं मंडे को संडे को छुट्टी करवा लेंगे, ऐसे करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। और स्मोकिंग अल्कोहल की सब तो गंदी लत है ही, परंतु फिर भी आपकी आदत पड़ी हुई है और आप ले रहे हैं तो एक हफ्ता 10 दिन पहले आप इन सबको छोड़ दें। देखिए कुछ ड्रग्स हैं जैसे मेट्रोजिल है, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो मेट्रोजिल के साथ एक सीवियर रिएक्शन हो जाता है। तो अगर कई बार डॉक्टर तो याद नहीं रहता डॉक्टर्स को कि आपको बोल दें कि भाई आप अल्कोहल पीना बंद कर दो, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो लेडीज़ स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरे पास तो लेडीज़ ज़्यादा आती है जो अल्कोहलिज्म लेडीज़ में कम होता है, पर जेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। और आपको पता ही है कि जब आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग के जो निकोटिन वगैरह है वो आपके ब्लड वेसल्स को सिकुड़ता है, मतलब वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज कर देता है। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब है कि पूरा ऑक्सीजन फ्लो जिस वेसल को मिलना चाहिए, जिस ऑर्गन को मिलना चाहिए ब्लड वेसल्स के थ्रू, वो नहीं मिल रहा है। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो वो ऑर्गन बट नेचुरल उसका काम कम हो जाएगा, तो उससे कॉम्प्लिकेशन बहुत होती है। तो इसलिए वो सारा आप पहले से ही डॉक्टर को जो है वो बता के रखें और छोड़ दें। मतलब स्मोकिंग करते हैं छुपाए नहीं इस बारे में शर्म के मारे कि डॉक्टर कुछ बोलेंगे। जो गलती है वो तो है ही, उसको हमें एक्सेप्ट करना भी सीखना चाहिए, चाहे कोई सी भी एज हो। गुटखा वगैरह खाते हैं वो तो बिल्कुल ही छोड़ दें। देन अनदर इम्पॉर्टेंट लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट इज कि आप मेडिटेशन करें। घबराते कि मैं भी आज टेबल पर लेटूंगी तो मुझे भी घबराहट होगी कि मेरे बॉडी के साथ क्या होने वाला है। तो माइंड को कूल रखना, क्योंकि जब आप सोचने लगते हो पता नहीं क्या क्या सोचोगे, क्या होगा क्या, तो आप क्या, एक और बात है जो कि मेडिकल से रिलेटेड इन ए वे नहीं है, बट दिस इज रिलेटेड टू योर माइंड बॉडी एंड स्पिरिचुअल एनर्जी। आप जो सोचोगे वही होगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। तो आप एफर्मेशन से एक चीज़ होती है, आप उसको लिए मैं ठीक हूँ, मेरा ऑपरेशन सही होगा। और मेडिटेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि आप मेडिटेशन में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आती है। जैसे आप लंबी सांस लेते हो आपका माइंड काम एंड क्वाइट होने लग जाता है। तो फोकस मेडिटेशन आप करें या फोकस कंसंट्रेशन के साथ आप करें और इसमें अपने आप को विजुलाइज करिए। विजुलाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही हैं। ये आप करेंगे तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं फ्रेंड्स, पर बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं और आप इनको सबको इस YouTube को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको जितने लोगों तक पहुंचा सके उतना बहुत अच्छा होगा ह्यूमैनिटी के लिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नई YouTube वीडियो के साथ और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ।